Welcome students in this new video. In this video, we will study about structure of DNA. DNA is an acidic substance which is present in the nucleus as we all know. It was first identified by Friedrich Miescher in 1869. Then he named it as nuclein. तो डीएनए को जो सबसे पहले खोजा था उस फ्रेडरिक मिस्चर ने खोजा था 1869 में और उसने इसको कहा था न्यूक्लिन। खास बात यह है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए एसिडिक होता है। अब उस समय जिस समय उसने उसको डीएनए को खोजा था उस समय टेक्निकल लिमिटेशंस थी बहुत सारी, साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी और इस वजह से जो डीएनए होता है जो कि एक लॉन्ग पॉलीमर होता है उसको ठीक से आइसोलेट नहीं कर पाए वो, और फिर उसका जो स्ट्रक्चर था उसको आप पता नहीं लगा पाए और वो स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री की तरह हमारे सामने लंबे समय तक बना रहा कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है। 1953 में 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा की मदद से डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया, दुनिया के सामने रखा। अब ये जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा था ये कौन से साइंटिस्ट ने लाया था? देखिए, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने तो इस डाटा की स्टडी की थी, लेकिन एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज जो थी जो डीएनए पे की गई थी वो मॉरिस विल्किंस एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन ने की थी। और वाटसन और क्रिक ने फिर इस डाटा के बेसिस पर उसको समझ करके डीएनए का जो स्ट्रक्चर दुनिया के सामने लाया उसे कहा गया डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसका मतलब क्या था? डबल हेलिक्स का मतलब है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं और वो स्ट्रैंड्स हेलिकली कॉइल्ड होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। One of the hallmarks of their proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chains. तो इस मॉडल में वाटसन और क्रिक ने समझाया कि डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, यानी दो चेन्स होती हैं और उन दो चेन्स को बनाने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहते हैं। और इन दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में बेस पेयरिंग होती है और उसके बेसिस पर ये चेन्स जो हैं आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये तो वाटसन और क्रिक का सहयोग था, वाटसन और क्रिक का जो था काम था जिसके लिए उन्होंने विल्किंस और फ्रैंकलिन के वर्क का सहारा लिया। साथ में इरविन चारगाफ ने भी इसमें सपोर्ट किया, बिकॉज इरविन चारगाफ की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो भी यहां पर काम आई। चारगाफ ने क्या कहा था? चारगाफ ने ये कहा था कि जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो है वो ग्वानिन और साइटोसिन के रेशियो के बराबर होता है, और अगर हम इनको जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा 1। तो इसको कहा गया चारगाफ रूल। चारगाफ रूल। आइए जरा चारगाफ रूल्स को क्लियरली और ध्यान से देख लेते हैं। चारगाफ रूल्स, देखिए जो सबसे पहला रूल है वो ये कहता है द अमाउंट ऑफ एडनिन एडनिन is always equal to the amount of thymine, is always equal to the amount of thymine. ओके,
तो जो एडनिन का अमाउंट है वो थाइमिन के अमाउंट के बराबर होता है। और इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए हम ये कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। तो अगर हम चारगाफ रूल देखें, पहला रूल ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एडनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। जो सेकेंड रूल है वो ये कहता है कि एडनिन इज जॉइंट टू थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड guanine is joined to cytosine by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। थर्ड रूल है वो कहता है द रेशियो ऑफ एडनिन एंड ग्वानिन to that of thymine and cytosine is always equal to 1. Clear? So this is the Chargaff rules. These are the Chargaff rules which are very important in elucidating the structure of DNA. और वैटसन एंड क्रिक ने इन रूल्स का भी सहारा लिया और इस तरह से हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो सका। आगे बढ़ते हैं। यस, द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बेस पेयरिंग से एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी एक दूसरे की पूरक होती हैं। एंड देयरफॉर if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in the other strand can be predicted. ऐसा होने पर अगर हमें एक चेन के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं उनका पता है, सपोज ए टी सी जी, अगर हम जानते हैं तो जो हमारी दूसरी चेन है वहां पर कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे, इनका पता लगाना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। टी ए जी सी, और इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो भी हम बना लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने चरगफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही एडनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड रखे हैं और जो हमारा थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन है उसके बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड्स रखे हैं। तो मतलब दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं हमारे डीएनए के वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हमें एक के बेस पेयर पता है तो दूसरे के बेस पेयर्स हम निकाल सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए, let us call it as a parental DNA, act as a template for the synthesis of a new strand. The two double-stranded DNA, let them call as daughter DNA, thus produced, would be identical to the parent DNA molecule. Because of this, the genetic implications of structure of DNA become very clear. तो मान लीजिए अगर DNA हमारा डुप्लीकेट होता है, मतलब DNA से नया DNA बनता है, तो होगा क्या? आइए यहाँ देखते हैं। सपोज दिस इज द पेरेंटल डीएनए। अब इस डीएनए से हमारे रेप्लिकेट होकर के दो डीएनए बन रहे हैं, डॉटर डीएनए। तो होगा क्या कि जो डॉटर डीएनए बनेंगे इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल पेरेंटल डीएनए जैसा ही होगा। कि ये कैसे आप समझेंगे? आइए लिए हम एक जगह एग्जाम्पल पे चलते हैं जहां सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। यस, यहां पर देख, दिस इज द पेरेंटल डीएनए। ओके, जब ये डीएनए जो है आगे चल के दो डॉटर डीएनए बना रहा है, आप देख रहे हैं।
तो अगर आप इनका दोनों डीएनए का कॉम्बिनेशन देखें तो वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल पेरेंटल डीएनए जैसा ही है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, जैसे ब्लू कलर का स्ट्रैंड है ये नया स्ट्रैंड है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का स्ट्रैंड है ये नया स्ट्रैंड है। तो जब ये डीएनए पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा तब क्या होगा, अगर सपोज हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पर लेट्स सी दिस। एक हमने डीएनए बनाया, सपोज हमारी पेरेंट ओरिजिनल चेन ये रही, ए टी ए सी जी, ओके। और इसके साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ होगा, टी ए टी जी सी, ओके। सो दिस इज द अनदर चेन। तो हमारे पास दो चेन हैं, ये पेरेंटल डीएनए है। अब सपोज इस पेरेंटल डीएनए से हम देखने जाएं कि नया डीएनए बने तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर नया डीएनए बना इस वाली चेन के, इस सेकंड चेन वन चेन टू के हेल्प से सपोज एक डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, ए टी ए सी जी, ठीक है ना। और चेन वन के हेल्प से सपोज डीएनए बन रहा है तो उसमें क्या होगा, टी ए टी, रुकिए, हाँ, जी एंड सी। तो अब आप देखिए और बताइए क्या ये दोनों जो चेन्स हैं ये सिमिलर हैं, बिल्कुल एक दूसरे जैसी हैं। एटी एटी टी ए जी सी जी, मतलब ये कि जो पेरेंटल डीएनए था बिल्कुल वैसी ही दो कॉपीज हमारे सामने आ चुकी हैं। तो ये जो है हो सकता है बड़े आराम से, और ये समझ लिया गया कि हाँ अगर डीएनए कॉपी होगा तो भी हमारे सामने पेरेंटल डीएनए जैसे ही डॉटर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। तो अब हम जरा डीएनए डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, जहां पर जो बैकबोन है उन चेन्स की उसमें शुगर और फॉस्फेट होता है, जबकि बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये हमने अभी ये वाला डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो बैकबोन है ये किससे बन रही है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ओके, दिस इज द बैकबोन। Similarly, this is the backbone. And look, nitrogenous bases are inside, अंदर की तरफ है, and they form hydrogen bonds. This is clear. तो एक प्रकार से सीढ़ी बन गई और बीच में इनको कनेक्टर्स लगा दिए गए सीढ़ी के, है ना, टू लेड स्टेयर्स, एक तरीके से स्टेयर समझ लें आप, स्टेयर बन गई। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। It means if one chain has polarity of 5 prime to 3 prime, the other has polarity of 3 prime to 5 prime. तो यहाँ पर आप देखिए पोलैरिटी किसे कह रहे हैं। देखिए ये 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर ये पांचवा कार्बन है और इस पर फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये 5 प्राइम एंड हो गया। सिमिलरली यहाँ इस तरफ देखें आप, तो ये तीसरा कार्बन है जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो पोलैरिटी है वो क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वही नीचे देखें आप, 5 प्राइम एंड यहाँ पर है और 3 प्राइम एंड इधर है। तो क्या ये जो पोलैरिटी है ये आपको अपोजिट दिखाई दे रही है, अगर आप देखें दोनों को कंपेयर करें, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यही एंटी पैरेलल कंडीशन है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल
कंडीशन, एंटी पैरेलल कंडीशन। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द बेसिस इन द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वजह से हम क्या देखते हैं, बेस पेयर्स बन जाते हैं। जैसे कि ये एक चेन है और ये एक चेन है, अगर यहाँ एडनीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लग गया हाइड्रोजन का, और यहाँ पर थाइमीन आ गया। तो ये क्या है आपके सामने, ये आपके सामने एक बेस पेयर है। ऐसे बहुत सारे बेस पेयर्स पूरी चेन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ इस आप यहाँ पर इस पर ध्यान रखिएगा। एज अ रिजल्ट जब ये बेस पेयर होते हैं तो इसके कारण क्या होता है, प्यूरिन ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू द पायरिमिडीन। प्यूरिन के आगे क्या आता है, पायरिमिडीन। सिमिलरली पायरिमिडीन के आगे क्या आता है, प्यूरिन। तो ऐसा होने से जो दोनों चेन्स के बीच में डिस्टेंस है वो बराबर रहती है। क्लियर। तो बस ये चीज़ें हमको थोड़ा ध्यान रखनी है। एडनिन के सामने थाइमिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा, तो इस तरह प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो तीनों पॉइंट्स के बाद अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो डीएनए है हमारा, इसकी कॉइलिंग जो है वो राइट हैंडेड होती है। आपको दिखाई दे रही है। इसको अगर हम फ्रॉम द बॉटम टू अप देखेंगे तो उसमें हमें ये राइट हैंडेड कॉइलिंग नजर आ रही है। मतलब इसमें नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और इस क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से दिस इज द काइंड ऑफ अ राइट हैंडेड कॉइलिंग। तो नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे उसमें ये है, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। तो व्हाट इज द पिच। देखिए एक हेलिकल टर्न में, टोटल एक कंप्लीट हेलिकल टर्न पूरा होने में 3.4 नैनोमीटर की दूरी लगती है। मतलब अगर हम देखें तो लगभग 10 बेस पेयर्स, ये लगभग 10 बेस पेयर्स कंप्लीट होने में हाउ मच डिस्टेंस, 3.4 नैनोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द पिच। ओके, एक हेलिकल टर्न में, ओके, वन हेलिकल टर्न, हाउ मच इट इज लॉन्ग, इट इज 3.4 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड एज द पिच। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। तो मतलब सिंगल बेस पेयर के बीच में दूरी कितना हुआ, 0.34 नैनोमीटर हुआ, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे 10 पेयर होते हैं वन हेलिकल टर्न में। वन हेलिकल टर्न, एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि एक बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, बेस पेयर टू बेस पेयर। जैसे ये 0.34 नैनोमीटर, फिर ये 0.34 नैनोमीटर। सिमिलरली ऐसे करते करते हमारा पूरा का पूरा एक हेलिकल टर्न कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10। ये हमारे सामने जो है, जो डीएनए हमको दिखाया गया है, जिसकी हम स्टडी करते हैं, दैट इज द बी डीएनए। डीएनए के और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, ए बी सी डी एंड जेड डीएनए। 5 प्रकार का डीएनए होता है। सबसे कॉमन डीएनए है फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो मिलता है, दैट इज द बी डीएनए। और बी डीएनए की सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं। तो 4 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। 5वें पॉइंट पे आते हैं। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स को जब हम देखेंगे तो हमें क्या लगता है, सपोज ये एक बेस पेयर है, तो अगला बेस पेयर जो है वो इसके ऊपर, क्योंकि हमारा डीएनए लगातार घूम रहा है, तो अगला बेस पेयर इस तरह से है, फिर अगला इस तरह से है, ऊपर घूमते घूमते। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये ऐसा है, फिर अगला थोड़ा सा ऐसा है, फिर ऐसे घुमा हुआ है, इस तरह से ये घूमते चले जा रहे हैं। यानी एक के ऊपर एक ये स्टैक करते चले जा रहे हैं। दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स
कन्फर्स द स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो स्टैकिंग के अलावा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये, और एक के ऊपर एक स्टैक करना, इस तरह से आपको स्टेबिलिटी मिलती है हेलिक्स में। मतलब सारे के सारे जो हेलिक्स में इसमें देखें डीएनए में, सारे के सारे एक के ऊपर एक सीधे सीधे नहीं रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा स्टैक करके रखे हुए हैं। यानी अगर एक ऐसा है तो एक थोड़ा सा ऐसे है, फिर 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 लाइक दैट। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा पूरा डीएनए जो है वो घुमावदार है, और घुमावदार होने की वजह से इसको मजबूती मिलती है। तो इस तरह से हमने जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हमने सारे पॉइंट्स, जो पांचों पॉइंट्स हैं, वो अब यहाँ पर पढ़ लिए हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या खास बातें हैं। ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप डीएनए को देखें तो आपको मेजर और माइनर ग्रूव्स दिखाई देंगे। देखिए ये है मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव, और ये है माइनर ग्रूव, माइनर ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है गड्ढा। तो ये देखिए, आप डीएनए के हेलिक्स को एक तरफ से देखें तो ये गहरा गड्ढा है, इधर मैं इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए गहरा गड्ढा है, उसके बाद थोड़ा कम है, फिर गहरा गड्ढा आता है, फिर थोड़ा कम गहरा गड्ढा आता है। यहाँ पर दूसरी तरफ से देखें अगर आप डीएनए को, तो ये छोटा गड्ढा है माइनर ग्रूव, ये मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, फिर आगे चल के मेजर ग्रूव आएगा। तो इस तरह से ये ग्रूव्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज द डायमीटर ऑफ डीएनए। तो द डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगोस्ट्रॉम। ठीक है ना, 20 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के बारे में ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये बैकबोन क्या है, ये बैकबोन जो है शुगर फॉस्फेट की है, ये बैकबोन है ना। सो कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। अगर आप प्यूरिन और पैरामिडीन्स के स्ट्रक्चर को देखें, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए, इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप ये ध्यान देना कि जो प्यूरिन और पैरामिडीन का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में है कैसा। अगर हम देखेंगे तो प्यूरिन और पैरामिडीन्स में जो प्यूरिन्स हैं, यहां पर देख लेते हैं, एडनीन, ग्वानीन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल, इनका यूज होता है ना। यस, देखिए जो एडनीन और ग्वानीन है, और जो साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन है, इनके जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारी ये प्यूरिन्स हैं, एडनीन है, ग्वानीन है, ये टू रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें डबल रिंग होती हैं, टू रिंग्स। ओके, और जो पायरिमिडीन्स हैं इनमें कितनी रिंग होती हैं, वन रिंग। ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग्स होती है ना। तो अब टू रिंग है हमारे प्यूरिन्स में और पायरिमिडीन्स में वन रिंग है। तो हमेशा अगर आप डीएनए देखें तो नाइट्रोजनस बेस की में देखें, अगर हम एडनीन है सपोज तो दो रिंग है उसमें, और सामने आ जाता है थाइमीन जिसमें एक रिंग है। टोटल रिंग कितनी हो गई, 2+1, हाउ मच, 3 रिंग्स। ओके, अगर यहाँ सपोज ग्वानीन आ गया जिसके पास दो रिंग है, तो सामने साइटोसिन होगा, इसके पास वन रिंग है, फिर कितनी रिंग हो गई, 3 रिंग्स। तो ऐसा होने की वजह से जो डिस्टेंस है वो बराबर रहता है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। ऐसा कभी नहीं होता कि टू रिंग वाले के सामने टू रिंग आ जाए, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग तो ये कहती है कि प्यूरिन के आगे हमेशा पायरिमिडीन होता है। तो इस वजह से जो हमारे डीएनए होता है उसमें जो दोनों चेन्स होती हैं वो समान दूरी पर रहती हैं हमेशा, बिकॉज प्यूरिन्स आर ऑलवेज ऑपोजिट टू द pyrimidines. Clear? So the proposition of double helix structure of DNA and its simplicity
in explaining the genetic implications became revolutionary. तो जैसे जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर सामने आता गया, बड़ा एक क्रांतिकारी काम हुआ और सब साइंटिस्ट जो हैं उनके सामने रास्ते खुल गए जीन्स की भाषा समझने के और साइंस समझने के। बहुत ही जल्दी फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा प्रपोज कर दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, जिसमें यह कहा गया कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से डीएनए भी बन सकता है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये पूरा सेंट्रल डॉगमा जब भी आप बनाएंगे तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेस आप इसमें दिखाएंगे। तो इस वे में हमारा जो सेंट्रल डॉगमा है वो काम करता है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो कैन यू सजेस्ट ए सिंपल नेम टू द प्रोसेस? तो जब देखिए आरएनए से डीएनए बनेगा तो हम क्या कहेंगे? जब आरएनए से डीएनए बनता है तो वो रेट्रोवायरस में बनता है, ठीक है, रेट्रोवायरस, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।